देहरादून के बाहरी इलाके में स्थित राय हवेली एक ऐसा नाम था जो अब शहर में सिर्फ अफवाहों, भूतिया किस्सों और डरावनी कहानियों में ही सुनाई देता था। शहर के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि 1950 के दशक में जब यह हवेली बनवाई गई थी, तब यह क्षेत्र की सबसे आलीशान इमारत मानी जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक हवेली के सभी दरवाजे बंद हो गए और उसके बाद वहां से जिंदगी की कोई आवाज नहीं आई, बस डर की धीमी सरसराहट और रूहों की गूंज। 2024 में अनन्या राय, 27 वर्षीय एक स्वतंत्र लेखिका, दिल्ली से देहरादून लौटी थी। उसके माता पिता की एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी थी और उसे अपने दादा की पुरानी हवेली विरासत में मिली थी। वो इस हवेली को फिर से जी उठाने का सपना लेकर आई थी, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ उसका सामना एक सदी पुराने, अधूरे और बेहद डरावने सच से होगा। जब अनन्या ने हवेली का मुख्य दरवाजा खोला, तो एक अजीब सड़ांध और नमी की गंध से उसका स्वागत हुआ। लकड़ी की सीढ़ियां चरमरा रही थीं और दीवारों पर जाले किसी मकड़ी की नहीं, बल्कि वक्त की कहानियां बुन रहे थे। हवा की हर सरसराहट में मानो कोई धीमी फुसफुसाहट शामिल थी। ये सिर्फ पुरानी हवेली की फील है, अनन्या ने खुद को समझाया। लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता गया, हवेली की छाया और गाढ़ी होती चली गई। रात को जब वो अपने दादा के पुराने कमरे की सफाई कर रही थी, तब उसकी नजर बिस्तर के नीचे छुपे एक भारी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। उस संदूक पर लोहे की एक पुरानी जंजीर लिपटी हुई थी, जो जंग खा चुकी थी। अनन्या ने जब उसे खोला, तो उसमें रखी एक पुरानी पीली पड़ चुकी डायरी उसकी आंखों में चुभ गई। डायरी के पहले पन्ने पर स्याही से लिखा था, रागिनी, अप्रैल 1952। डायरी के साथ एक लाल रंग का रेशमी दुपट्टा भी रखा था, जिसके कोनों पर सूखे खून के धब्बे थे। अनन्या ने सिर झटका, सोचा शायद उसकी थकावट का असर है। लेकिन जैसे ही उसने डायरी का पहला पन्ना खोला, कमरे की लाइट फ्लिकर करने लगी और खिड़की अपने आप जोर से बंद हो गई। एक तेज हवा का झोंका कमरे में घुसा और उसके कानों में एक धीमी सी औरत की आवाज गूंजी, मुझे मत भूलो। डायरी की पहली प्रविष्टि, 22 अप्रैल 1952। आज इस हवेली में आए मुझे 2 दिन हुए हैं। मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मेरा रिश्ता विक्रम से तय हो चुका है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि यह हवेली एक दिन मेरी होगी। पर रातों को मैं अकेली नहीं महसूस करती। कोई है जो मुझे देखता है। सांसें मेरी गर्दन के पास महसूस होती हैं। कभी कभी कमरे में हल्की सी खुशबू आती है, लेकिन वो फूलों की नहीं, जलती हड्डियों की सी लगती है। अनन्या का गला सूख गया। वो डायरी को बंद कर ही रही थी कि खिड़की के बाहर एक परछाई दिखी। एक लड़की लाल साड़ी में, जो हवेली के बगीचे की ओर देख रही थी। जब अनन्या भागकर बाहर गई, वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ टूटी झाड़ियां, पुरानी मिट्टी और रात का सन्नाटा। अगले दिन अनन्या ने गांव के कुछ बुजुर्गों से हवेली के इतिहास के बारे में जानना चाहा, लेकिन सभी ने बात टाल दी। उस जगह की याद मत कुरेदो बेटी, एक बूढ़ी औरत ने कांपते हुए कहा। वहां आत्मा है, अधूरी आत्मा, जिसे मुक्ति नहीं मिली। अनन्या जिद्दी थी। उसने उस रात फिर से डायरी पढ़ना शुरू किया। 24 अप्रैल 1952। विक्रम अब मुझसे बात नहीं करते। कल रात उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और बाहर किसी और औरत से मिलने चले गए। जब मैंने बाहर जाने की कोशिश की, तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाती रही, लेकिन कोई नहीं आया। हवेली की दीवारें मेरी चीखें पी जाती हैं। उस रात अनन्या को नींद नहीं आई। वह करवट बदल ही रही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से हल्की सी रोने की आवाज आने लगी। हेल्प मी। उसने टॉर्च जलाकर नीचे देखा। कुछ नहीं था, लेकिन फर्श पर पानी जैसा कुछ बह रहा था और उसमें लाल रंग की बूंदें तैर रही थीं। तीसरी रात को अनन्या ने सपना देखा। वही लाल साड़ी वाली औरत, जो हवेली के तहखाने में एक कोने में बैठी थी, रो रही थी। उसके हाथ में डायरी थी और वो बड़बड़ा रही थी, मुझे क्यों मारा गया? मैंने क्या किया था? उसकी आंखें एकदम सफेद थीं, होंठ सूखे हुए और बाल चेहरे पर चिपके हुए। अनन्या, मुझे बाहर निकालो। अनन्या चीखते हुए जाग गई। पसीने से तरबतर थी। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, जब उसने अपनी मेज पर नजर डाली, तो डायरी अपने आप खुली थी और उसी पन्ने पर एक नया नोट लिखा था, जो उसने कभी नहीं पढ़ा था। मुझे जिंदा दफनाया गया था, हवेली के पिछले हिस्से में, गुलाब की झाड़ियों के नीचे।
अनन्या पूरी रात सो नहीं सकी। डायरी में लिखा यह वाक्य, मुझे जिंदा दफनाया गया था, हवेली के पिछले हिस्से में, गुलाब की झाड़ियों के नीचे। उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बजता रहा। सुबह की हल्की धूप में हवेली कुछ शांत सी लग रही थी, लेकिन वो जानती थी यह सन्नाटा असली नहीं था। यह तूफान से पहले की शांति थी। उसने तय कर लिया, आज वो तहखाना और हवेली का पिछला हिस्सा जरूर देखेगी। दोपहर के वक्त अनन्या ने पुराने नक्शे को हवेली की अलमारी में ढूंढ निकाला। नक्शे के अनुसार रसोई घर के नीचे एक तहखाना था, जिसे सालों पहले बंद कर दिया गया था। सीढ़ियां रसोई की जमीन के नीचे छुपी थीं, जिन पर लकड़ी की भारी अलमारी खिसका दी गई थी। उसने जोर लगाकर अलमारी हटाई और नीचे उतरने लगी। सीढ़ियों पर सीलन थी, हवा भारी और बदबूदार थी, जैसे नमी में गलती हुई सड़ी हुई हड्डियां। नीचे एक छोटा सा ईंटों से बना कमरा था। दीवारों पर काले धब्बे, कोनों में जाले और जमीन पर जंग लगी जंजीरें। वहीं कोने में रखी थी एक और लकड़ी की संदूकची। अंदर वहीं लाल दुपट्टा और एक पुरानी फोटो, जिसमें रागिनी, विक्रम और एक अनजान औरत साथ खड़े थे। रागिनी की मुस्कान बनावटी थी, जबकि विक्रम की नजरें तीसरी औरत पर थीं। उस तीसरी औरत का नाम फोटो के पीछे लिखा था, कमला। अनन्या को पहली बार समझ आया, कहानी में एक और किरदार है जिसने रागिनी की जिंदगी में तूफान लाया। डायरी का तीसरा हिस्सा, 29 अप्रैल 1952। आज मैंने विक्रम को कमला के साथ देखा। उन्होंने मुझे देखा और मुंह फेर लिया। मैंने जब उनसे जवाब मांगा तो उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मेरी सांसें घुट रही हैं। हवेली की दीवारें मुझ पर हंसती हैं। मुझे डर है कि वो मुझे मार देंगे और कोई मेरी सिसकियों को नहीं सुनेगा। अनन्या कांप रही थी। उसने फिर डायरी को बंद किया, पर जब बाहर निकली, हवेली के पिछले हिस्से की ओर गई, तो उसे वहीं गुलाब की सूखी झाड़ियां दिखीं, जिनका जिक्र डायरी में था। वो झाड़ियां काली हो चुकी थीं। जमीन में कोई हरियाली नहीं थी। जब उसने जमीन को खोदना शुरू किया, पहली बार उसे जमीन में हड्डी जैसा कुछ सख्त टकराता महसूस हुआ। और तभी एक जोरदार झटका उसके हाथ को लगा, जैसे किसी ने अंदर से पकड़कर बाहर खींचने की कोशिश की हो। वो पीछे हट गई। मिट्टी से एक अजीब सी ठंडी हवा उठ रही थी और उसमें सिसकियों की आवाजें। डरी हुई अनन्या ने गांव के मंदिर में जाकर पुजारी से संपर्क किया। उन्होंने जैसे ही हवेली का नाम सुना, उनका चेहरा जर्द पड़ गया। तुमने रागिनी की आत्मा को जगा दिया है, पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा। उसकी आत्मा पिछले 70 सालों से उसी हवेली में बंद थी। तुम्हारा वहां जाना, डायरी पढ़ना, ये सब उसे फिर से सांसें देने जैसा है। अनन्या ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? पुजारी ने कहा, अगर तुमने उसकी सच्चाई नहीं पूरी की, अगर उसकी हड्डियों को सम्मानपूर्वक नहीं जलाया, तो उसकी आत्मा भटकती रहेगी और तुम्हें नहीं छोड़ेगी। उस रात हवेली में भयानक घटनाएं शुरू हो गईं। घंटी अपने आप बजने लगी। दीवारों पर खून के छींटे दिखाई दिए। बाथरूम के शीशे पर किसी ने स्याही से लिखा था, अनन्या, मेरा बदला अधूरा है। दीवारों से निकलती परछाइयां, फर्श पर खून के धब्बे और रागिनी की चीखती आवाजें हवेली को एक जिंदा नरक बना रही थीं। और फिर रात 3 बजे अनन्या के कमरे का दरवाजा अपने आप खुला। वो सामने आई, रागिनी की आत्मा। लाल साड़ी, बिखरे बाल, खून से सना चेहरा और आंखों में गहराई तक जलता गुस्सा। तू आई है तो सच्चाई जानकर जाएगी, पर क्या जिंदा जा पाएगी? अनन्या जमीन पर गिर पड़ी। दूसरे दिन अनन्या ने साहस जुटाया और डायरी का अंतिम पन्ना खोला। 5 मई 1952। विक्रम ने मुझे जहर दिया। मैंने भागने की कोशिश की, पर कमला ने मेरी गर्दन दबाई। उन्होंने मुझे जिंदा दफनाया, गुलाब की झाड़ियों के नीचे। मेरी आत्मा तब तक मुक्त नहीं होगी जब तक उनके नाम उजागर नहीं किए जाएंगे और मेरी अस्थियों को सम्मान नहीं मिलेगा। अनन्या का दिल धड़कने लगा। अब उसे पता चल गया था, कमला और विक्रम ही रागिनी के हत्यारे थे। हवेली की दीवारें अब गूंगी नहीं थीं। हर कोना, हर कमरा अब चीख रहा था। अनन्या को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। एक ऐसी जगह जहां वक्त थम गया था और सिर्फ दर्द, धोखा और बदला बाकी रह गया था। रागिनी की आत्मा अब पूरी तरह जाग चुकी थी। अनन्या ने पुजारी के निर्देशों के अनुसार एक पूजा की तैयारी शुरू की, जिसमें रागिनी की हड्डियों को निकालकर उन्हें गंगा जल से धोकर अग्नि में समर्पित करना था।
लेकिन आत्माएं इतनी आसानी से नहीं मानती। उस रात हवेली में भयानक उथल पुथल मच गई। कमरों में अचानक आग लग गई। आईने टूटने लगे। दीवारों से इंसानी चीखें आने लगीं। सीढ़ियों पर कोई अदृश्य शक्ति अनन्या को घसीटते हुए ले जाने लगी। रागिनी की आत्मा प्रकट हुई और उसके साथ दो अन्य छायाएं भी थीं, विक्रम और कमला की आत्माएं। हाँ, वो दोनों अब भी इस दुनिया में भटक रहे थे, लेकिन बंद नहीं, आजाद। रागिनी की आत्मा ने अनन्या को हवेली के एक बंद कमरे में ले जाया, जहां दीवार पर पुराने खून से लिखा था, मैं मर गई, पर उन्होंने मुझे कभी चैन से नहीं सोने दिया। रागिनी ने अपना अंतिम सच बताया, मुझे जहर देकर, जिंदा गाड़कर मेरी आत्मा को कैद कर दिया गया, पर विक्रम और कमला की आत्माएं भी अब मुक्त नहीं। वो भी अपने पापों की सजा भुगत रहे हैं। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब तू मेरे सच को दुनिया के सामने लाएगी और मेरी अस्थियों को सम्मान से विदा देगी। अनन्या ने डर को काबू में किया और अगले दिन काम पर लग गई। अनन्या ने स्थानीय प्रशासन और पुरातत्व विभाग को हवेली बुलाया। उसने डायरी, तस्वीरें और तहखाने की जंजीरें दिखाईं। जांच के दौरान गुलाब की झाड़ियों के नीचे एक इंसानी कंकाल मिला। उसी के पास एक जंग लगी अंगूठी और रागिनी के नाम की एक चूड़ी। सब कुछ साफ था। रागिनी को मारा गया था। उसकी हत्या हुई थी। अखबारों में सुर्खियां बन गईं। 70 साल पुराना हत्या का राज उजागर। हवेली से मिली दर्दनाक सच्चाई। पुजारी, गांव के लोग और पुलिस की उपस्थिति में रागिनी की अस्थियों का विधिवत अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही आग की लपटें रागिनी की अस्थियों को छूने लगीं, पूरा वातावरण एक अजीब सी शांति में बदल गया। हवेली की दीवारें अब शांत थीं। हवा में अब चीख नहीं, एक मधुर सी घंटियों जैसी ध्वनि थी। आकाश में एक हल्की सी चमक उठी, जैसे कोई आत्मा मुक्त होकर ऊपर चली गई हो। अनन्या उस रात हवेली में अकेली थी। अचानक खिड़की खुली और हवा का झोंका कमरे में आया। शीशे पर कुछ लिखा था, धन्यवाद, मुझे मुक्ति मिल गई, अब हवेली तेरी है। रागिनी की आत्मा अब आजाद थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। हवेली को अब एक हेरिटेज म्यूजियम में बदलने की योजना थी। पर एक रात अनन्या की नींद टूटी। उसे फिर वही सिसकियां सुनाई दी, पर यह आवाज रागिनी की नहीं थी। ये किसी और आत्मा की थी। ये किसी और आत्मा की थी। अनन्या दौड़कर तहखाने गई। संदूकची अपने आप खुल चुकी थी और अंदर रखी थी एक नई डायरी, जिस पर लिखा था, मैं कमला हूं, मेरी आत्मा अब भी भटक रही है।